स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका फिजिक्स का एग्जाम है। सो आई होप कि आप सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे। जस्ट इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपने टॉपिक पढ़ा है उन सभी टॉपिक को हम लोग रिवाइज करेंगे। एक क्विक रिवीजन होने वाला है आपका। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज ही आपका एग्जाम है। आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आप कुछ चीज़ें ऐसे पढ़े होंगे जो भूल चुके होंगे। सो आज की इस वीडियो में बस हम लोग एक रिवीजन का ही काम करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपने जो जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उन सभी टॉपिक को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो एक एक टॉपिक को देखो, यहाँ पे हम लोग पूरे फिजिक्स को लेकर के चलेंगे। जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक। कैसे रिवीजन करेंगे, देखो एक एक करते हुए मैं सारी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसको एक क्विक रिवीजन हम लोग उसका करने वाले हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है कूलाम का नियम, सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता कि कोई किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप फिजिक्स पढ़ने जाते हो सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ने को मिलता है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू, देखो जिसको नहीं मालूम नोट कर लेगा। देखो नोट तो मत करो, रिवीजन कर रहे हो तो बस आप देख लो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है। बस आप एक बार क्विक रिवीजन हो जाए आपका। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यही होता है ना हमारे पास। कूलाम का नियम क्या होता है, यही तो होता है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू अपॉन में मतलब आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, कूलाम के नियम के लिए फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। तो ई इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे किसके लिए होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण। देखो दो पॉइंट होते हैं, एक होता है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा होता है निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा किसी पॉइंट के कारण हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा। अब इसी पॉइंट को हम लोग क्या देखेंगे, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में देखेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। अब इन सभी फॉर्मूले का अगर आपके पास एक बार रिवीजन हो गया ना, तो आपकी पकड़ इस पर और अच्छी बन जाएगी। अब आप रिवाइज करके जा रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम को देने। सो इन सभी फॉर्मूले पर बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी तरीके से इन सभी फॉर्मूले पर पकड़ आप अपनी बना करके ज़रूर जाना, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम लोग पहले देख लेते हैं अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ई इक्वल टू, ई क्या है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर मैं सारे टर्म एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर चला जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, मैंने खुद पढ़ा रखा है, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कराने आया हूँ, ठीक। सो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। ये किसके लिए होता है सर, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, अच्छी स्थिति के लिए, ठीक। किसके लिए होता है, अच्छी स्थिति में। इस डेरिवेशन को भी मैंने पूरा करा रखा है, सो बस आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फॉर्मूला होता है। इसके लिए भी ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रहेगा यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर P अपॉन आर क्यूब हो जाता है। ये क्या हो गया, ये आपके निरक्षी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले को देखो आपको डिराइव करने को दिया जाता है कि आप डेरिवेशन करो। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा निरक्षी स्थिति में, या तो वो नहीं पूछेगा तो अच्छी स्थिति में पूछा जाएगा, और जब भी पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक। इतना याद रखना। सो इन दोनों ही डेरिवेशन को मैंने करा रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपके पास, अगर पेपर से 2 घंटे पहले भी आप लेक्चर देख रहे हो, सो आपके पास टाइम है, आप जा करके देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस का प्रमेय। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है किसके लिए, गॉस प्रमेय के लिए। अब इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, आप कर ले जाना। बस आप रिवाइज कर लो कि क्या क्या आपने पढ़ रखा है, ठीक। अब देखो जो संधारित्र का संयोजन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक तो श्रेणी क्रम में होता है, एक तो समांतर क्रम में। सो श्रेणी क्रम के लिए अलग फॉर्मूला
लगता है, समांतर क्रम के लिए अलग फार्मूला लगता है, संधारित्र को जब हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। सो अगर आपको श्रेणी क्रम में है तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे, 1/c इक्वल टू सी क्या होगा, पूरा रिजल्टेंट होगा इसका। तो यहाँ पर जितने भी संधारित्र दे रखे होंगे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे जितने भी संधारित्र दे रखे होंगे आप सबको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अगर आपके पास ये किसके लिए होगा, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा श्रेणी क्रम में जब हमारे पास संधारित्र दे रखा होगा तब हमारे पास इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समांतर क्रम में दे रखा है तो हम लोग डायरेक्ट c इक्वल टू आप क्या करेंगे, c इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा c1 प्लस c2 प्लस c3, जितने भी दे रखे होंगे प्लस करके आप सबको जोड़ते जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि संधारित्र का संयोजन दो तरीके से होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम के लिए क्या करते हैं, 1/c इक्वल टू करके करते हैं, और समांतर क्रम में क्या करते हैं, डायरेक्ट c इक्वल टू करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सबसे पहले विद्युत वाहक बल को हम लोग किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, सेल के विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू W/Q। W हमारे पास क्या है, W हमारे पास कार्य होता है और Q हमारे पास क्या होता है, आवेश होता है। अगर इसके मात्रक अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा हुआ टॉपिक है इसलिए बता रहा हूँ आपका कि विद्युत वाहक बल का आपसे मात्रक भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सो मात्रक यह करना, मात्रक निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है। कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो लिखा जूल अपॉन आवेश है, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। सो जूल पर कूलाम क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप इस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम कुछ नहीं, अगर आप पढ़े हो ना तो एटलीस्ट आप इसके फॉर्मूले को समझ करके जाओ कि बायो-सेवर्ट का नियम होता क्या है, ठीक। उसके बाद आप अपने लैंग्वेज में बनाकर भी अगर आप इसको लिख करके आओगे तो थोड़े बहुत तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक। देखो बायो-सेवर्ट के नियम के लिए हम लोग लिखते हैं डेल बी इक्वल टू लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन, इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डेल एल साइन थीटा, और अपॉन में क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर। ये हमारे किसके लिए होता है, बायो-सेवर्ट के नियम का हमारे पास ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास नति कोण नमन कोण आपने पढ़ा होगा, अब मैंने आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस में भी कराए हुए थे ऑप्शनल क्वेश्चन वाली वीडियो में। सो इसको देखो, नति कोण कह लो या फिर नमन कोण कह लो, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नति कोण नमन कोण जब भी आपको निकालने को, देखो निकालने तो दिया जाएगा, आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो नति कोण नमन कोण वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा नति कोण या नमन कोण निकालने को। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, कोण है तो थीटास दिखाएंगे, थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स बी V अपॉन क्या होता है BH, ऊर्ध्वाधर घटक और क्या होता है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। हम लोग क्या करते हैं इसको दोनों को डिवाइड करते हैं और tan इनवर्स लगा रहता है हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है थीटा की उसको हम लोग क्या कह देते हैं नति कोण या फिर नमन कोण का मान कह देते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तब आप नति कोण या नमन कोण को आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे। उसके बाद हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। सो हम लोग इसको किससे दिखाते हैं, फाई बी से दिखाते हैं। फाई बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है सर, बी ए इंटू कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला होता है। अच्छी तरीके से आपने इसको भी पढ़ रखा होगा, बस एक बार आप क्या करिए इन सभी टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास अभी भी समय बचता है, अगर आप पेपर से 3 घंटे 4 घंटे पहले ये लेक्चर देख रहे हैं तो फॉर्मूला आप तैयारी कर लीजिए। बट देखिए कि अगर आप जो टॉपिक भूल रहे हैं वो एक बार आप उसको फिर से देख लीजिए, रिकॉल हो जाएगा तो चांसेस है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब आप लिख रहे होंगे उस टॉपिक को तो भूलेगा नहीं वहाँ पर, ठीक। सो अभी कुछ टॉपिक अगर आपके छूट गए तो बस उसको रिवाइज ही करिए। अब नए टॉपिक को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ रखा है बस आप उतने में कॉन्फिडेंस रहिए कि आपका वही आएगा। अब नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है, आपने जितना पढ़ रखा है बस उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कॉपी में डिलीवर करके आइएगा, ठीक। अब यहाँ तक हम लोगों ने इतने टॉपिक कर लिए, अब जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो आपको परिपथ वाले LCR परिपथ वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कलांतर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट कभी कभी एक नंबर में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, या तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो इस टाइप जब फॉर्मूला पता रहेगा तभी तो आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। सो यहाँ पर अगर पहले बात करेंगे LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए
प्रतिबाधा को हम लोग जेड से दिखाते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एल इंटू ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब एलसीआर परिपथ में अगर आपसे कलांतर पूछा जाए, फेज डिफरेंस पूछा जाए, तो कलांतर को सबसे पहले तो फाई से दिखाते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है, सो अगर हमें एलसीआर परिपथ में कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस पूछा जाता है तो उसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स और क्या होता है, और होता है एल इंटू ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, और अपॉन में क्या होता है आर। ये हमारे पास क्या होता है, जब भी एलसीआर परिपथ में हमें कलांतर निकालने को बोला जाए तो हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकालते हैं कलांतर को। इसको हम लोग डिटेल में अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसके डिटेल के पीछे हम नहीं भागेंगे। जस्ट आप रिवाइज कर लीजिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। अगर आप भूल गए होंगे तो आपको याद आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र पूछा जाए तो स्मॉल एन इक्वल टू आप लिखोगे साइन लगाते हैं हम लोग। उसके बाद लिखते हैं ए प्लस डेल्टा एम और अपॉन में लिखते हैं 2। आपने 10th में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, भले आप भूल गए हो। उसके बाद लिखते हैं साइन और अपॉन में ए अपॉन में 2 लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या किसके लिए फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारे पास बोला गया अवतल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है सर। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें अवतल गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र निकालना हो तो अवतल के लिए भी देखेंगे, उत्तल के लिए भी देखेंगे। दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे अवतल गोली पृष्ठ के लिए पूछा गया तो हम लोग अवतल गोली पृष्ठ के लिए अलग फॉर्मूला होता है, उत्तल गोली पृष्ठ के लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक, अपवर्तनांक के लिए। सो यहाँ का पर सबसे पहले हम लोग अवतल पूछा गया तो अवतल गोली पृष्ठ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या होता है, वो होता है एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू लिखते हैं n माइनस 1 और अपॉन में लिख देते हैं r। ये किसके लिए होता है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये होता है अवतल के लिए। अवतल गोली पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है। वहीं अगर हमें उत्तल गोली पृष्ठ के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर अपॉन v माइनस n1 अपॉन में लिखते हैं u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में क्या कर देते हैं r कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारे उत्तल गोली पृष्ठ के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में से किसी पर भी आपका पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, या फिर डायरेक्ट आपको इसको डेरिवेशन करने के लिए, डेराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। अब ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर बेस्ड आपके अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है 2023 का, इस पर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल टाइप। ठीक, इसमें पूछा गया है संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी वाला फॉर्मूला पूछा जाता है। सो अगर दो लेंस है हमारे पास, तो क्या संपर्क में रखे हुए दो लेंस है, उसकी फोकस दूरी निकालना है। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/f इक्वल टू, यहाँ से लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका एक अलग फॉर्म आप बना सकते हो। क्या लिख सकते हो, f इक्वल टू f1 इंटू f2 और अपॉन में लिख सकते हो f1 प्लस f2। ये फॉर्मूला आप याद रखो, ये इसी का फॉर्म है, बस आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। सो आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये फॉर्मूला लगा लो। अगर आपके पास दो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी आपसे निकालने को बोली जा रही है सो आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हो, आप अपना फ्री हो। ठीक, आप दोनों में से किसी को भी लगाओगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। उसके बाद हमारे पास आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमसे पूछा गया है। बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ये चेक करने के लिए कि आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं, बस इतना ही चेक करने के लिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को मैं बता देता हूँ, जो होता है 1/2 mv² mv मैक्स होता है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल टू h यहाँ पर हमारे पास होता है न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, देखने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, 1/mv² करना है और v क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इक्वल टू h करना है और न्यू क्या है, आपकी दैवीय आवृत्ति है, न्यू माइनस न्यू नॉट आपको कर देना है। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना तो आपको 1-2 नंबर बस इक्वेशन लिखने पर मिल जाएगी। ठीक, एग्जामिनर बस आपका देखने
देखना चाहता है कि आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं, बस आपको पेपर में इसलिए दिया जाता है ये टॉपिक, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। बहुत बार पूछा जाता है ये संबंध, अगर आप याद रखोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। I = NE/AV/D मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर से याद रखना। अभी मैंने जो टॉप 25 क्वेश्चन वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था उसमें मैंने आपको बताया था विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग को आप तैयार कर लेना। सो अगर आप मेरी बात माने होगे तो आपने वो टॉपिक तैयार किया होगा अच्छी तरीके से। सो आई होप कि आप सारे टॉपिक पढ़ लिए होगे। अब आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, आपका रिवीजन भी हो गया, आपके सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी क्लियर हैं। अब आप अपने बोर्ड एग्जाम को जा करके दीजिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बस कॉन्फिडेंस से जा करके कॉपी को आराम से भरना, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हुई है उसको आराम से सारी चीज़ों को करके आना। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है तो 3 घंटे 15 मिनट पेपर को इज्जत देना, आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जाइए अपने पेपर को दीजिए और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। सारे बच्चों का पेपर अच्छा ही जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।